गुड इवनिंग एवरीवन, एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज क्लियर आ रही है? चैट में मुझे कंफर्म करो मेरी आवाज क्लियर आ रही है। ठीक है। नौ स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर। निशांत, क्या इशू हो रहा है? आवाज में क्या दिक्कत आ रही है? बाकी बच्चों को आवाज क्लियर आ रही है? किसी को आवाज ऑडियो में कोई इशू हो रहा है? एक बार मुझे सभी बच्चे बता दो। ऑडियो क्लियर है? निशांत, तुम्हारे तरफ से कोई इशू है? ठीक है, अपना एक बार नेटवर्क चेक कर लो। बाकी सभी बच्चों को क्लियर आ रही है? तो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर, दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने लाइव प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है पूरी तरह से। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो मेटल एंड नॉन मेटल का हाफ पार्ट ही हमारे नए सिलेबस में हाफ पार्ट हटा दिया गया है। ठीक है, तो जब मैं पढ़ाता जाऊंगा तो बता दूंगा कि कौन सा पार्ट रिमूव किया गया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, जो भी एलिमेंट्स हमारे पास होते हैं उसको हम मेजरली दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, दे आर क्लासिफाइड इन द फॉर्म ऑफ मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स। अपार्ट फ्रॉम दिस, मेटल्स और नॉन मेटल्स के अलावा भी देयर इज अ ग्रुप विच इज कॉल्ड मेटालॉइड, जिसको हम मेटालॉइड बोलते हैं। ना, इनका नाम मेटालॉइड इसलिए पड़ा क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो मेटल्स और नॉन मेटल्स के इंटरमीडिएट होती है। ठीक है, तुम ऐसे मान लो कि मेटल्स अगर पॉजिटिव है, नॉन मेटल्स नेगेटिव है, जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूं। ठीक है, तो मेटालॉइड की प्रॉपर्टी कहीं बीच में लाई कर रही होती है। तो मेटालॉइड के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। फिलहाल हम मेटल्स और ये जो हमारा चैप्टर है वो मेटल्स और नॉन मेटल्स पे फोकस कर रहा है, तो मेटलॉइड्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, सो जो एलिमेंट्स होते हैं उसको ब्रॉडली हम क्लासिफाई कर सकते हैं इनटू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, जैसे कुछ एग्जांपल हो गया मेटल्स के, आयरन, एल्युमिनियम, सिल्वर, कॉपर। एंड नॉन मेटल्स जो हो गया वो हो गया हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन एंड सो ऑन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ऐसी प्रॉपर्टी जो देखा जा सकता है, जिसको ऑब्जर्व किया जा सकता है, वैसी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। जस्ट अ मोमेंट। सो पहली प्रॉपर्टी है लश्चर। लश्चर का क्या मतलब होता है भाई? लश्चर का मतलब होता है शाइन। मेटल्स के पास शाइनी सरफेस होते हैं। ठीक है, उनकी सरफेस क्या होती है? शाइन करती है। उन्हें कहीं भी थोड़ा सा भी रब कर दो तो क्या होगा कि उनका जो सरफेस होगा वो शाइन करने लगेगा। नॉन मेटल्स डू नॉट हैव शाइनी सरफेसेस। नॉन मेटल्स के सरफेस शाइनी नहीं होते, एक्सेप्ट, देखो, फिजिकल प्रॉपर्टी में एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा भाई कि मेटल्स की तीन फिजिकल प्रॉपर्टीज लिखो या नॉन मेटल्स की तीन फिजिकल प्रॉपर्टीज लिखो। ये नहीं पूछा जाएगा क्लास 10th लेवल पे। इस ये जो टेबल में पढ़ाने जा रहा हूं इस पे एक्सेप्शंस पे ध्यान रखना है। ठीक है, कि एक्सेप्शंस क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन वहीं से आते हैं। जैसे कि नॉन मेटल्स डू नॉट हैव शाइनी सरफेस। जनरली नॉन मेटल्स के सरफेस शाइनी नहीं होते एक्सेप्ट आयोडीन। ठीक है, आयोडीन को छोड़ के आयोडीन हैज शाइनी सरफेस। ठीक है, क्या ध्यान रखना है कि नॉन मेटल्स के सरफेस शाइनी नहीं होते, मींस नॉन मेटल डू नॉट हैव लस्टर एक्सेप्ट आयोडीन। आयोडीन के पास लस्टर होता है। द सेकंड वन इज हार्डनेस। जनरली मेटल्स आर हार्ड एक्सेप्ट, एक्सेप्शन क्या है? सोडियम, लिथियम और पोटेशियम। ये सोडियम, लिथियम और पोटेशियम, दे आर मेटल्स, बट ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि इनको हम नाइफ से कट कर सकते हैं। ठीक है, दे कैन बी कट विद अ नाइफ। नॉन मेटल्स जनरली सॉफ्ट होते हैं, बट एक्सेप्शन क्या है? डायमंड। डायमंड बेसिकली कार्बन का एक फॉर्म होता है। ठीक है, डायमंड अपने में कोई एलिमेंट नहीं होता,
डायमंड कार्बन का एक फॉर्म होता है, मतलब कि हम बोल सकते हैं डायमंड क्या है, कार्बन है, ठीक है, कार्बन का एक फॉर्म है। तो डायमंड कार्बन का एक फॉर्म होता है, कार्बन क्या नॉन मेटल है, तो बेसिकली डायमंड भी क्या है, नॉन मेटल है। बट डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन टू मैन। अगर हम नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस की बात करें तो डायमंड जो होता है इट इज द हार्डेस्ट, सबसे हार्ड होता है डायमंड, ठीक है। थर्ड हम बात करते हैं स्टेट। स्टेट का मतलब उसका फिजिकल स्टेट कैसा होता है, सॉलिड, लिक्विड या गैस। तो जनरली मेटल एग्जिस्ट एज सॉलिड, बट अगेन द एक्सेप्शन क्या, मर्करी। मर्करी एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मर्करी एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ अ लिक्विड। सिमिलरली जब हम नॉन मेटल्स की बात करते हैं तो नॉन मेटल जनरली सॉलिड और गैस के फॉर्म में होता है, ठीक है, जनरली सॉलिड एंड गैस, एक्सेप्ट ब्रोमीन। अगेन ब्रोमीन क्या होता है, इट इज अ लिक्विड। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आ सकता है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि नेम a metal which is liquid and a non metal which is liquid। एक ऐसे मेटल का नाम बताओ जो लिक्विड है और एक ऐसे नॉन मेटल का भी नाम बताओ जो लिक्विड है। तो मेटल क्या है, इट इज मर्करी, एंड नॉन मेटल क्या, इट इज ब्रोमीन। यहां तक बात समझ में आई। नेक्स्ट इज मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी का क्या मतलब होता है, मैलिएबिलिटी का मतलब होता है कि अगर उस सब्सटेंस को, हमारे पास मान लो सब्सटेंस है, उसे हम हैमर करते हैं, हथौड़े से ठोकते हैं, तो वो जो है वो टूटना नहीं चाहिए, इंस्टेड वो थिन होते होते एक शीट में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, ठीक है, कंप्रेस होते होते वो एक शीट में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। तो ये जो प्रॉपर्टी है उसको हम बोलते हैं मैलिएबिलिटी। तो वी कैन से दैट metals can be beaten into thin sheets, that is metals are malleable। और गोल्ड और सिल्वर दे आर द मोस्ट मैलिएबल मेटल, ठीक है, गोल्ड सबसे ज्यादा होता है, सिल्वर उसके बाद होता है। नॉन मेटल्स आर नॉन मैलिएबल, दे आर नॉन मैलिएबल, अगर नॉन मेटल को हम हैमर करते हैं तो वो टूट जाएगा तुरंत। सिमिलरली डक्टिलिटी क्या होता है, डक्टिलिटी का क्या मतलब होता है कि उससे वायर बनाया जा सकता है, ठीक है, दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। नॉन मेटल दे आर नॉन डक्टाइल, ये नॉन डक्टाइल होता है। सो यहां तक बात आई समझ में। नेक्स्ट, conductor of heat and electricity। so metals are good conductor of heat as well as electricity। metals जो होते हैं वो heat और electricity दोनों के good conductor होते हैं। best conductor क्या होता है, silver and copper, ठीक है, and poor conductor क्या होता है, lead and mercury। तो ये याद रखना है। best रेयरली पूछा जाएगा क्योंकि सबको पता होता है जनरली कि बेस्ट सिल्वर और कॉपर होता है, बट पुअर कंडक्टर जरूर पूछा जा सकता है, ठीक है। मतलब इस पूरे टेबल में जो ऐसी चीज है जो तुम पहली बार सुन रहे हो, पहली बार पढ़ रहे हो, उस पर क्वेश्चन ज्यादा फ्रेम होता है, तो उसका ध्यान रखना है, ठीक है। नॉन मेटल्स जनरली पुअर कंडक्टर होते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट, अगेन एक्सेप्शन क्या है, ग्रेफाइट। नाउ ग्रेफाइट क्या है ना, ये अगेन कार्बन का फॉर्म है। एक्चुअली जो कार्बन होता है ना वो तीन फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। पहला डायमंड हमने ऊपर पढ़ लिया, दूसरा होता है ग्रेफाइट, और तीसरा एक नया फॉर्म होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं बक मिंस्टर फुलरीन, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म इसका है फुलरीन, ठीक है, इसको पूरा नाम है इसका बक मिंस्टर फुलरीन। जनरली इसका जो मॉलिक्यूल है वो एक फुटबॉल के शेप का होता है। तो इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे जब हम चैप्टर 4 पढ़ रहे होंगे, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। अभी अब नहीं पढ़ना है, ठीक है, सिर्फ नाम के लिए मैं बता देता हूं कि कार्बन एग्जिस्ट इन थ्री फिजिकल फॉर्म। फर्स्ट इज डायमंड, सेकेंड इज ग्रेफाइट एंड थर्ड इज फुलरीन, तीसरे को हम फुलरीन बोलते हैं, ठीक है। सो अगेन ग्रेफाइट क्या है, ग्रेफाइट क्या, कार्बन का एक फॉर्म है, तो ग्रेफाइट क्या है, नॉन मेटल है। सो ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर, ये गुड कंडक्टर होता है। हमारे पास जो पेंसिल होता है, पेंसिल की जो निब होती है, ठीक है, जो अंदर लीड होती है, ठीक है, वो ग्रेफाइट होता है, इट इज अ गुड कंडक्टर। नाउ डेंसिटी, मेटल्स के पास हाई डेंसिटी और हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, एक्सेप्ट अगेन सोडियम एंड पोटाशियम। सोडियम और पोटाशियम इसका एक्सेप्शन है। नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, फाइन। सोनोरस, सोनोरस का क्या मतलब होता है, सोनोरिटी का प्रॉपर्टी जो होता है उसका मतलब होता है रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करना, रिंगिंग साउंड। जैसे मेटल को जब हम हिट करते हैं तो कैसा आवाज करता है, टन, इस तरह का एक साउंड प्रोड्यूस होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, सोनोरिटी बोलते हैं। तो जब मेटल के सरफेस को हम हिट करते हैं
तो एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है, हम बोलते हैं वो सोनोरस है। जबकि नॉन मेटल जो है दे आर नॉन सोनोरस, ठीक है, ये सोनोरस नहीं होते हैं। अगर हम वुड को हिट करें तो ऐसा मतलब वो आवाज तो प्रोड्यूस करेगा लेकिन वो कंटिन्यू जैसे एक रिंगिंग सा साउंड प्रोड्यूस नहीं करने वाला। सो नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस। ऑक्साइड्स, ऑक्साइड वाला कंसेप्ट हमने एसिड बेसिस सॉल्ट में पढ़ लिया है। मेटल ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं और नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक होते हैं नेचर में, ठीक है। आई होप मैंने ये बताया था। याद होगा तुम्हें कि मैंने एक पॉइंट डिस्कस किया था कि जब हनी भी काटता है, ठीक है, मधुमक्खी काट लेती है, तो जो घर के बड़े होते हैं या बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि उस पे लोहा रगड़ लो, लोहे की कोई चीज रगड़ लो। तो उसके पीछे का हमने साइंटिफिक लॉजिक समझा था कि आयरन के ऊपर क्या होता है, जो उसका टॉप मोस्ट लेयर होता है, जो सरफेस होता है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड बना देता है। मेटल ऑक्साइड क्या होता है, बेसिक होता है नेचर में। और मधुमक्खी जब काटती है तो बेसिकली वो एसिड को हमारे बॉडी में इंजेक्ट कर देती है, जिसके वजह से हमें जलन होता है। तो वो एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है और उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है। सभी को याद है ना, ये डिस्कस किया था हमने। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये था फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, ये था फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने जा रहे हैं। एक चीज बस मैं चाहता हूं, हाथ में कोई भी नोटबुक होगा, कोई भी पेज होगा, कॉपी होगा, उसको रख लो, ठीक है। मैं 2 मिनट वेट कर रहा हूं। और जो मैं प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगा वो प्रॉपर्टीज के इक्वेशंस, जैसे यहां पर है मेटल कंबाइंड विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड, इसको साथ साथ लिखते जाना, ठीक है। कि जब मैं आगे पढ़ाऊंगा और मैं रिलेट करूंगा तो तुम्हारे पास जो कॉपी होगा उससे तुम आसानी से रिलेट कर लोगे। स्क्रीन पे क्या है, ये पीछे चला जाएगा, फिर तुम्हें याद नहीं आएगा कि मैंने क्या पढ़ाया था और तुम आगे की चीजें समझ नहीं पाओगे। तो जस्ट विद द हेल्प ऑफ अ कॉपी और इनसाइड अ कॉपी और पेन, ये चीज लिख लो। पहला प्रॉपर्टी क्या है, मेटल प्लस ऑक्सीजन, दैट इज मेटल प्लस O2 गिव्स मेटल ऑक्साइड। हेडिंग दो, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, एयर को ही ऑक्सीजन बोलते हैं, ठीक है, जनरली केमिस्ट्री में हम यही समझते हैं। तो मेटल प्लस O2 गिव्स मेटल ऑक्साइड, और मेटल ऑक्साइड कैसा होता है, बेसिक होता है। तो ये साथ साथ लिखते जाना है, ठीक है, बाकी नहीं लिखना है। जो जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वही चीज लिखवाऊंगा जो अभी पढ़ाते वक्त मैं बार बार जिसको रेफर करूंगा, ठीक है। बाकी चीजें नोट्स में मिल जाएंगी। तो यहां पर देखो क्या है, कॉपर को जब हीट किया जाता है वो कॉपर ऑक्साइड बनता है। कॉपर ऑक्साइड क्या होता है, ब्लैक कलर का होता है। क्या ये बात, अच्छा मुझे एक बात बताओ चैट में, मैं जानना चाहता हूं तुम्हें थोड़ा बहुत याद भी है या नहीं है। कॉपर को जब हम हीट करते हैं वो कॉपर ऑक्साइड बनता है। क्या हमने पिछले किसी चैप्टर में कहीं पढ़ा है ये पूरा एक्टिविटी, थोड़ा बहुत भी ध्यान है क्या, किसी को याद है? When copper is heated, a black colored substance is formed, which is called copper oxide. किसी को याद है, ये कहीं पढ़ा है क्या हमने? किसी को याद नहीं है? हमने चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का लास्ट टॉपिक, जब हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पढ़ रहे थे, वहां पर हमने पढ़ा था, ठीक है। एनसीईआरटी की बुक खोल के देख लेना, वहां पर साफ साफ एक इमेज दिया हुआ है जिसमें ये दिखाया गया है कि जब कॉपर को हम हीट करते हैं, कॉपर किस कलर का होता है भाई, ब्राउन कलर का होता है, रेडिश ब्राउन। उसको जब हम हीट करते हैं, ठीक है, तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और ब्लैक कलर कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। ये ब्लैक कलर कंपाउंड क्या होता है, कॉपर ऑक्साइड होता है। ध्यान रखनी छोटी छोटी चीज है, ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही आएगा। नेक्स्ट, एल्यूमिनियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है। उसी तरह मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। अब एग्जाम में ये चीजें बहुत कम पूछी जाएंगी, ठीक है, इक्वेशन 1 2 3 की भाई इसका एग्जाम्पल तो ऐसा नहीं पूछा जाएगा। ध्यान इस बात पे देना है कि ये जो मेटल्स हैं, ये मेटल्स ऑक्सीजन के साथ जो रिएक्ट करते हैं इनका रेट अलग होता है। मतलब कोई मेटल बहुत फास्ट रिएक्ट करता है, कोई मेटल बहुत स्लो रिएक्ट करता है। ये भी पॉसिबल है कि कोई मेटल रिएक्ट करता ही नहीं ऑक्सीजन के साथ। तो यहां से क्वेश्चन आएगा, इस बात पे फोकस करना है, ठीक है। तो मैं आगे ये चीज बताता हूं। तो डिफरेंट मेटल जो है ये डिफरेंट रिएक्टिविटी शो करता है टुवर्ड्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के टुवर्ड्स ये डिफरेंट रिएक्टिविटी शो करता है। अगर हम सोडियम और पोटाशियम की बात करें, Na और K, सोडियम और पोटाशियम की अगर हम बात करें,
तो ये इतने फास्ट रिएक्ट करते हैं, वाइगरसली रिएक्ट करने का मतलब इतना फास्ट रिएक्ट करते हैं कि अगर इनको, जैसे मान लो सोडियम है या पोटाशियम है, ठीक है, उसको तुम बाहर कहीं पर रख दो। अब सोचो कि पहले पहले कहाँ रखा हुआ था? एक्चुअली इनको स्टोर करके रखा जाता है केरोसिन में, ठीक है? केरोसिन के अंदर इनको स्टोर करके रखा जाता है। क्यों? केरोसिन से निकाल के अगर इनको हम बाहर रखेंगे, तो ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ इतना फास्ट रिएक्ट करते हैं कि दे कैच फायर, ठीक है? मतलब तुम उनको बाहर रख दो, अपने आप वहां पे आग लग जाएगी। सो दैट्स व्हाई टू प्रिवेंट दिस फायर, सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन के अंदर स्टोर करके रखा जा सकता है, जाता है, ठीक है? यहां से 1 मार्कर क्वेश्चन आएगा, दैट इज गिव रीजन। उसके 3 पार्ट्स, ऐसे-ऐसे 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या गिव रीजन उसके 5 पार्ट, ऐसे-ऐसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो तुम्हें वहां पे ध्यान देना है, ठीक है? 1 मार्कर्स पे सबसे ज्यादा फोकस करके रखना है। नेक्स्ट क्या है? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सरफेस ऑफ मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक एंड लेड, पीबी होता है लेड, are covered with thin layer of oxide which prevent them from further oxidation। क्या होता है कि इनके जो सरफेस है, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और लेड, ये क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करते हैं, तो इनके बाहर इनका जो सरफेस है वहां पे एक ऑक्साइड बन जाता है। अब वो ऑक्साइड क्या करता है? एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करता है। मतलब सबसे जो टॉप मोस्ट लेयर है वो तो ऑक्साइड बन गया, लेकिन अब वो अंदर वाले लेयर को प्रिवेंट करता है फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है? इससे क्वेश्चन क्या आ सकता है? क्वेश्चन ये आ सकता है कि भाई एल्युमिनियम, क्वेश्चन मैं आगे भी दूंगा बट साथ साथ में समझाता जाता हूं। क्वेश्चन ये आता है कि एल्युमिनियम इज अ वेरी रिएक्टिव मेटल, एल्युमिनियम बहुत रिएक्टिव मेटल है, बट स्टिल इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स, ठीक है? एल्युमिनियम एक बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, फिर भी उसको खाने के बर्तन बनाने के काम आता है। क्यों भाई? वो तो फूड के साथ रिएक्ट कर सकता था ना। तो द आंसर इज दैट कि एल्युमिनियम रिएक्टिव है, बट एल्युमिनियम का सरफेस पहले ही रिएक्ट करके अपने ऊपर एक एल्युमिनियम का ऑक्साइड क्रिएट कर लेता है, जिसके वजह से अब अंदर के सरफेस रिएक्ट नहीं करने वाले हैं। तो ये एक प्रिवेंटिव लेयर फॉर्म कर लेता है। और दूसरा रीजन ये होगा कि एल्युमिनियम इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, दैट्स व्हाई एल्युमिनियम इज यूज्ड, एल्युमिनियम इज यूज्ड टू मेक कुकिंग यूटेंसिल्स। ये बात आई समझ में, ठीक है? सेकंड, एक और बात है जिंक। एंशियंट टाइम में या अभी भी जब हमें आयरन को कोरोड होने से बचाना होता, आयरन को जब रस्टिंग से बचाना होता है, तो क्या करते हैं? आयरन के ऊपर एक पतला सा जिंक का कोटिंग कर देते हैं, ठीक है? आयरन के किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अ थिन लेयर ऑफ जिंक इज कोटेड, पतला सा जिंक का एक लेयर कोट कर देते हैं। फायदा क्या होता है कि वो जो जिंक का पतला सा लेयर है, वो आसपास के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और एक ऑक्साइड का लेयर फॉर्म कर देता है। अब अंदर की जो जिंक है, ठीक है, अंदर का जिंक का जो लेयर है या अंदर जो आयरन है, इट इज सेफ, वो सेफ हो गया, क्योंकि अब वो ऑक्सीडाइज नहीं होने वाला है। तो जिंक का यूज किया जाता है टू प्रिवेंट रस्टिंग, रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए भी जिंक का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है? क्या कॉन्सेप्ट आ गई समझ में? तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है? इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। थर्ड, आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग बट आयरन फिलिंग्स बर्न वाइगरसली। अब अगर आयरन को हम हीट करेंगे तो ये बर्न नहीं होता, ठीक है? मतलब जलता नहीं है ये, लेकिन आयरन फिलिंग्स मतलब आयरन के बहुत छोटे छोटे स्प्रिंकल, चावल की तरह अगर आयरन के टुकड़े हम कर दें और उसको हम फेंके ओवर अ फ्लेम, तो उस केस में इट विल बर्न, वो बर्न करेगा ना। कॉपर डज नॉट बर्न, कॉपर बर्न नहीं करता है, लेकिन कॉपर को जब हम हीट करते हैं तो उसके ऊपर ब्लैक कॉपर ऑक्साइड फॉर्म कर जाता है, ठीक है? एंड फाइनली Au एंड Ag, Au स्टैंड्स फॉर गोल्ड, Ag स्टैंड्स फॉर सिल्वर। गोल्ड और सिल्वर ऑक्सीजन के साथ बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते एट एनी कॉस्ट। दैट्स व्हाई गोल्ड और सिल्वर का इस्तेमाल ज्वेलरी बनाने के लिए किया जाता है, कि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते, तो उनका कोरोजन बहुत कम होता है, ठीक है? नेग्लिजिबल होता है। यहां तक बातें आगे समझ में बच्चे? आगे बढ़े। किसी बच्चे को यहाँ पे कोई डाउट तो पहले पूछ लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
ओके, गो थ्रू इट, आई विल बी बैक इन अ मोमेंट, ठीक है, मैं 1 मिनट में आई विल बी बैक। ओके स्टूडेंट्स, एनी डाउट, कोई डाउट है यहाँ पे? सभी का क्लियर है? कोई भी टॉपिक में डाउट है? देखो समझते हुए चलेंगे तो आगे याद रहेगा सब कुछ। चलो, किसी को डाउट नहीं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, व्हाट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड? एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है? ठीक है, देखो एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है ये बताने से पहले मैं डिस्कस करना चाहूंगा एम्फीबियन। एम्फीबियन सबने नाम सुना है? एम्फीबियन किसको कहते हैं? ऐसे एनिमल्स जो बोथ लैंड और वाटर में रह लेते हैं उनको हम बोलते हैं एम्फीबियन। जैसे फ्रॉग, फ्रॉग कैन लिव बोथ ऑन लैंड एज वेल एज वाटर, तो उसको क्या बोलते हैं? एम्फीबियन। तो ऐसे समझो कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स या ऐसे सब्सटेंस, ऐसे एनिमल्स जो डुअल कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एम्फीबियंस बोलते हैं। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होता है? जनरली मेटल ऑक्साइड्स कैसा होता है? बेसिक होता है नेचर में, अभी मैंने जस्ट फिजिकल प्रॉपर्टी में डिस्कस भी किया था। जनरली मेटल ऑक्साइड्स कैसा होता है? बेसिक होता है। बट सम मेटल ऑक्साइड्स आर देयर जो एसिडिक भी बिहेव करते हैं, ठीक है। जनरली मेटल ऑक्साइड्स क्या होता है? बेसिक होता है, ठीक है, ये हम पढ़ते आए हैं अभी तक। बट देयर आर फ्यू मेटल ऑक्साइड्स, कुछ मेटल ऑक्साइड्स ऐसे होते हैं जो एम्फोटेरिक बिहेवियर दिखाते हैं, मतलब वो एसिडिक भी होते हैं और बेसिक भी होते हैं, ठीक है। कहीं कहीं पर वो बेसिक बिहेवियर शो करते हैं, कभी कभी वो एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं। तो ऐसे मेटल ऑक्साइड्स जो दोनों बिहेवियर शो करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, ठीक है। 1 मार्कर बहुत बार पूछा जाता है। जैसे कि यहाँ पे ये थोड़ा सा छोटा दिख रहा होगा, आई होप सबको विजिबल होगा। एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3। एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या? एक मेटल ऑक्साइड, ठीक है। फर्स्ट वाले में देखो क्या हुआ, फर्स्ट वाले में एक मेटल ऑक्साइड है, ये किसके साथ रिएक्ट किया है? एसिड के साथ रिएक्ट किया है। तो जब ये एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये बना रहा है सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। सेकेंड केस में जो एल्युमिनियम ऑक्साइड है वो क्या है भाई? मेटल ऑक्साइड ही है वो तो। बट ये NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा है। NaOH क्या होता है? बेस। और ये बेस के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है? सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। यस, AlCl3 इज सॉल्ट, और नीचे जो ये AlO2 है, ये सोडियम एल्यूमिनेट है, ये भी सॉल्ट है। ये दोनों जो है वो सॉल्ट है, बोथ ऑफ देम आर सॉल्ट्स। तो अब यहां पे समझने की कोशिश करो भाई। मेट फर्स्ट वाले में जो मैंने रेड कलर से लिखा है, यहां पर मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ बिहेव कर रहा है और सॉल्ट और वाटर बना रहा है। तो यहां पर मेटल ऑक्साइड का बिहेवियर कैसा है? यहां पर ये बेसिक बिहेव कर रहा है, यहां पर एक बेस की तरह बिहेव कर रहा है। तभी तो बेस और एसिड मिलकर सॉल्ट एंड वाटर बनाया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, याद होगा सभी को, ठीक है। सेकेंड वाले में देखो, यहां पर ये बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो अगर ये खुद बेस होता तो बेस के साथ कभी भी रिएक्ट नहीं करता। एक मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, अगर एसिड बेसिस सॉल्ट बच्चों तुमने रिवाइज किया होगा तो वहां पर हमने डिस्कस किया था कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, इट डज नॉट रिएक्ट विद बेस। क्या याद है सभी को? मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो देता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है अलोंग विद सॉल्ट एंड वाटर।
लेकिन जब यही मेटल कार्बोनेट बेस के साथ रिएक्ट करता है, उस केस में किसी भी तरह का कोई भी रिएक्शन नहीं होता है। क्या याद है ये बच्चे सभी को? और अगर याद है तो क्या कोई मुझे उसका रीजन एक्सप्लेन कर सकता है कि ऐसा? उस समय मैंने रीजन बताया भी था क्लास में, नेक्स्ट क्लास में बताया था मैंने। तो क्या किसी बच्चे को वो रीजन याद है कि व्हाई मेटल कार्बोनेट डज नॉट रिएक्ट विथ बेस? क्या कोई रीजन बता सकता है? क्योंकि वो खुद बेसिक होते हैं। वो खुद बेसिक होता है, वेरी वेल। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट खुद बेसिक होता है, तो जो खुद बेस है वो बेस के साथ तो रिएक्ट करेगा ही नहीं। अब याद होगा NaHCO3 क्या होता है? ये बेकिंग सोडा होता है, ठीक है? NaHCO3 क्या होता है? बेकिंग सोडा होता है। और बेकिंग सोडा हमने क्या पढ़ा? इट इज अ बेस। तो ऐसे चीजों को थोड़ा रिलेट कर सकते हो, ठीक है? तो बच्चे अभी से ही इनको अच्छे से याद करो। ये सोच के बहुत रिलैक्स मत हो जाना कि सिलेबस कम हुआ है। सिलेबस अगर कम हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो पेपर होगा वो तो जितने रिमेनिंग सिलेबस है उसके और डिफिकल्ट पॉइंट्स को उठाया जाएगा। केमिस्ट्री साथ-साथ याद करोगे तो हमेशा याद रहेगा, ठीक है? मतलब केमिस्ट्री को देखो मेमोराइज़ करने में थोड़ा टाइम लगता है। बायोलॉजी तुम एक बार में बैठ के रट सकते हो एक पूरे टॉपिक को। केमिस्ट्री ऐसा नहीं होता। केमिस्ट्री स्लोली याद होता है। सो फॉर दैट यू हैव टू पुट कंटीन्यूअस एफर्ट्स। तो भाई सेकंड में मैं देखता हूं कि मेटल ऑक्साइड यहां पर क्या है? अगर मेटल ऑक्साइड सेकंड वाले रिएक्शन में बेस होता तो ये बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर तो देता ही नहीं। तो यहां पर ये जो मेटल ऑक्साइड है वो कैसा बिहेव कर रहा है? एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। आई बात समझ में? तो ये चीज अपने कॉपी में लिखो। हेडिंग दो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, ठीक है? हेडिंग दो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के नीचे ये एग्जाम्पल लिखो, ये एग्जाम्पल लिखो। और जो मैंने यहाँ पर पेन से लिखा है उसे जरूर लिखना है, ठीक है? कॉपी में वो चीजें जरूर लिखना जो मैं पेन से लिखवा रहा हूँ, क्योंकि जो नोट्स मिलेगा उसमें ये पार्ट नहीं होगा, उसमें सिर्फ टाइप्ड होगा सब कुछ। तो जो मैं पेन से एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ उसको साथ साथ कॉपी में पॉइंट वाइज लिखते जाना। किसी बच्चे को यहाँ पे कोई डाउट है भाई? सभी बच्चों ने लिख लिया? आगे बढ़े? चलो सर एक मिनट। ठीक है, लिख लोगे तो मुझे चैट में बता देना, ठीक है? नो सर। हाँ, लिख के मुझे चैट में बता देना भाई। फाइन, तो सभी बच्चों ने लिख लिया, आगे बढ़ते हैं। सो आगे देखते हैं। मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर।
अब देखो मेटल ऑक्साइड्स क्या है भाई? मेटल ऑक्साइड का जनरल नेचर क्या होता है? बेस होता है। तो ये बात हमने पहले ही पढ़ रखी है कि मोस्ट बेस आर इनसॉल्युबल इन वाटर, बट देयर आर सम बेस व्हिच डिसॉल्व इन वाटर। और ऐसे बेस को हम क्या बोलते हैं? एल्कलीज। पढ़ाया था ना इसी बेसिस सॉल्ट में कि ज्यादातर बेस जो होते हैं वो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, बट कुछ बेस ऐसे होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व कर जाते हैं, और ऐसे बेस को हम क्या बोलते हैं? एल्कली बोलते हैं। जैसे सोडियम ऑक्साइड और पोटाशियम ऑक्साइड, ये दोनों क्या है? एल्कलीज है। बात सभी को समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। ये थी हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी आते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। मेटल का वाटर के साथ रिएक्ट होने पे क्या आउटपुट मिलता है? सो ये दो स्टेज में होता है, ठीक है। मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, स्टेज वन। तो मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनता है, ठीक है। ये मेटल ऑक्साइड फर्दर जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो ये मेटल हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब सपोज हमारे पास मेटल है और वाटर है, ठीक है। तो वो इनिशियली क्या बनाते हैं? मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। अगर उस मेटल ऑक्साइड को हम वहीं उस सॉल्यूशन में ही रहने देंगे तो वो कुछ समय के बाद मेटल हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जैसे कि हमने देखा कि अलग-अलग मेटल्स जो हैं वो ऑक्सीजन या एयर के साथ अलग-अलग रेट से रिएक्ट करते हैं। कुछ बहुत फास्ट रिएक्ट करते हैं और कुछ की रिएक्टिविटी क्या होती है? स्लो होती है। तो उसी तरह से जो मेटल्स होते हैं वो वाटर के साथ भी उनका अलग मतलब डिफरेंट रेट ऑफ रिएक्टिविटी होता है। जैसे कि अगर हम पोटेशियम और सोडियम की बात करें, ठीक है, ये कोल्ड वाटर के साथ भी बहुत वायलेंटली रिएक्ट करते हैं। याद होगा ये पोटेशियम और सोडियम को जब हम ओपन में रखते थे तो दे कैच फायर, मतलब ये ऑक्सीजन के साथ भी बहुत वाइगरसली रिएक्ट करते थे। ठीक उसी तरह से ये कोल्ड वाटर के साथ भी बहुत वाइगरसली रिएक्ट करते हैं। वाइगरसली का मतलब या वायलेंटली का मतलब बहुत फास्ट, एक्सट्रीमली फास्ट, विद इन सेकेंड्स हो जाता है ये। तो ये जो रिएक्शन होता है, ठीक है, तुम देख रहे हो जब मेटल, ऊपर के रिएक्शन पे ध्यान दो, जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बन मिलता है? मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन। इस पार्ट पे फोकस करो। गैस कौन सा मिल रहा है भाई? हाइड्रोजन मिल रहा है। हमें पता है कि हाइड्रोजन गैस कैचेस फायर, ये फायर कैच कर लेता है, ठीक है। तो जब पोटाशियम और सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटल ऑक्साइड तो बनता ही बनता है, साथ में क्या बनता है? हाइड्रोजन। अब क्योंकि ये रिएक्शन जो होता है वो बहुत एक्सोथर्मिक होता है, ठीक है, मतलब हीट बहुत ज्यादा जनरेट होता है। तो इतने ज्यादा हीट के जनरेट होने से ये जो हाइड्रोजन गैस है इट कैचेस फायर। सो अगर पोटाशियम और सोडियम को हम पानी में भी फेंकते हैं तो भी इट विल कैच फायर, तब भी वो फायर कैच कर लेगा। इसीलिए इनको हम वाटर में भी स्टोर नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई केरोसिन में स्टोर किया जाता है। केरोसिन एक ऐसा सॉल्वेंट है जिसकी केमिकल रिएक्टिविटी बहुत लो होती है, ठीक है। वो रेयरली ही रिएक्ट करता है कभी। तो दैट्स व्हाई इसको हम केरोसिन में रखते हैं। ये बात सभी को समझ में आई? तो ये पार्ट कॉपी में लिखो। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर क्या होता है? मेटल प्लस वाटर गिव्स मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। फर्दर मेटल ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वी गेट मेटल हाइड्रोक्साइड।
सभी ने लिख लिया है? चलो तो आगे चलते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि सोडियम जो है वो वाटर के साथ जब रिएक्ट कर रहा है तो पोटाशियम जब है वाटर के साथ जब रिएक्ट कर रहा है, क्या बना रहा है? KOH, दैट इज पोटाशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस हीट, ठीक है। तो ये हीट एनर्जी जनरेट जो होता है उसके वजह से जो हाइड्रोजन गैस इट कैचेस फायर। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विथ वाटर इज लेस वायलेंट। अगर हम कैल्शियम को वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं, कैल्शियम भी मेटल है, रिएक्ट करा वाटर के साथ, तो यहां भी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है और हीट भी प्रोड्यूस होता है, बट हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस नहीं होता। तो हम कह सकते हैं कि ये जो रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं होता है, मतलब बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं होता है। एज अ रिजल्ट जो हाइड्रोजन गैस है इट डज नॉट कैचेस फायर, वो फायर कैच नहीं कर पाता। बट बट जो हाइड्रोजन गैस है इट इज अ वेरी लाइट गैस, ठीक है। इट इज लाइटर देन वाटर, वाटर से लाइट होता है। तो जो हाइड्रोजन गैस होता है ना वो बबल्स बन के ऊपर की तरफ आने लगता है, ठीक है। जो हाइड्रोजन गैस है, जैसे हम देखते हैं ना कोक की बोतल खोलते हैं तो बबल्स बाहर की तरफ निकल रहा होता है, उसी तरह से जो हाइड्रोजन गैस